अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं नवाज़ अली आपके सामने वीडियो लेसन लेकर हाज़िर हुआ हूँ। जमात दहम सबक नंबर 2, शहरों में कोई चाँद को मामा नहीं कहता। मुसन्निफ़ है मुनव्वर राना। आज हम हिस्सा सुवम पढ़ने जा रहे हैं। इआदे के तौर पर पिछले 2 वीडियोस पर नज़र डालते हैं। पार्ट 1 में हम इब्तिदाइया सोचिए पढ़िए बोलिए से मुतालिक़ हम पढ़ चुके हैं। सबक का मकसद व मुद्दआ और सिर्फ़ की तारीफ़, मुसन्निफ़ का तारुफ़, नए अल्फाज की मश्क़ और अल्फाज मानी वग़ैरह। इआदा पार्ट 2 में सबक का हिस्सा अव्वल हम पढ़ चुके हैं। तदरीस उर्दू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि नई नोटिफिकेशन आप तक वक्त पर पहुंच जाएं। तलबा अज़ीज़, अब हम सबक के दूसरे हिस्से को पढ़ने जा रहे हैं। कैसा हौलनाक अलमिया है कि एक लड़का शहर की रौनक में सब कुछ भूल जाए। बूढ़ी माँ रोज़ चौखट पर दिया रोशन करे। गांव में हर बड़ा अपने छोटों का चाचा था। न हिंदू था न मुसलमान। अगर छोटे ने सलाम ना किया तो डांट खाई और सलाम कर लिया तो ढेर सारी दुआएं वसूल की। शहरों में तो लोग सलाम के मुंतज़िर रहते हैं। लोग दूसरों को सलाम करने से गुरेज़ करते हैं। अमीर आदमी किसी गरीब को सलाम करने में हतक महसूस करता है। सलाम करने वालों को सलाम का जवाब नौकर से जवाब की तरह मिलता है। शेर सुनिए। तुमको अकड़ी हुई गर्दन पे नज़र क्या आता, तुमको अकड़ी हुई गर्दन पे नज़र क्या आता, आरज़ू हाथ पसारे थी सलामों के तले। गांव में किसी को पानी पिलाने से पहले मिठाई नहीं तो कम से कम गुड़ ज़रूर पेश किया जाता है, जबकि शहरों में पानी 25 पैसे फ़ी गिलास मिलता है। ये फ़र्क होता है कि कुएं के मीठे पानी और शहर के पाइपों के पानी में आज भी गांव में एक आदमी की मौत को गांव की मौत समझा जाता है। मरहूम के साथ कब्रिस्तान तक पूरा गांव जाता है। हफ्तों चौपालें उदास रहती हैं, तकरीबें मुलतवी हो जाती हैं, तबस्सुम लबों तक पहुंचने का रास्ता भूल जाता है। लेकिन शहर में शरीक गम होना दूर की बात है, कांधा भी उसी जनाजे को देते हैं जिसके लवाहिकीन से दामे दिरमे कोई फ़ायदा पहुंचने वाला होता है। मैं अपने गांव की झील में चंदा मामा को तैरते हुए देखते देखते जवान हो गया। अब पंगट से आने वालियाँ मुझे देखकर घूंघट काढ़ने लगी थीं। चिड़ियाँ मुझे देखकर अब नगमे नहीं सुनाती थीं, सिर्फ ज़ेर लब मुस्कुराती थीं। अब्बू और अम्मी के सरों पर कच्ची बर्फ़ जमने लगी थी। फिर गांव की बंजर ज़मीनों ने मेरा बोझ ढोने से इनकार कर दिया और शहर ने कारखानों की चिमनियों के धुओं के ज़रिए मुझे पैगाम भिजवा कर बुलाना शुरू कर दिया। गांव के सुहाने मंजर ने मुझे रोकना चाहा, लेकिन भूख ने गैरत दिलाई। बाप के चेहरे पर एक खामोश ज़रूरत लरज़ने लगी। मैंने घबराकर माँ की तरफ देखा। माँ ने ज़ुबान से कुछ नहीं कहा, सिर्फ बेचारगी से मुझे देखने लगी। उन आँखों की ठंडक आज तक मुझे लू और धूप से महफूज रखती और मेरे साथ सुपर बनकर रहती है। बहनों ने डुबडुबाई हुई आँखों से खुदा हाफिज़ कहा और सर झुका लिया। फिर जैसे ही मेरे छोटे छोटे भाइयों ने मुझे रुखसत किया, फरिश्ते बढ़े और मेरे शानों पर नरमी से हाथ रख दिए और चंदा मामा ने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन जब मैं दहलीज से बाहर निकला तो चंदा मामा भी बाहर निकल आए। स्टेशन तक मुझे गांव वाले ही नहीं गांव भी पहुंचाने आया। पगडंडियों ने मेरे नर्म पैरों की हिफाजत के लिए घास बिछा दी, ऐसी घास जिसे शबनम ने रो रो कर नर्म कर दिया था। गंदुम की बालियों ने मेरी ताज़ी में सर झुका दिए।
धान के खेतों ने हवा की सरसराहट के ज़रिए मुझे अलविदा कहा। सरसों और अरहर के खेतों ने मुझे अपना जोगियों वाला पीला लिबास दिखाया। झील के पानी ने अपनी खामोशी से दुख का इजहार किया। छोटा सा गांव का रेलवे स्टेशन, इक्का दुक्का मुसाफिर, चमकती हुई रेल की पटरियां, प्लेटफॉर्म पर रोशनी, एक ख़दीम लालटीन जो गांव के सब लोगों को पहुंचाती है। नहीं फोलागर एक कुली जिसने सारी ज़िंदगी लोगों का बोझ उठाया और अब ज़िंदगी का बोझ उठाए स्टेशन पर बैठा रहता है। मिलने और बिछड़ने की हज़ारों वर्क वाली किताब पढ़ने वाला ये कुली मुझे कभी अनपढ़ नहीं महसूस हुआ। बूढ़ा स्टेशन मास्टर जो मेरा कोई नहीं था मगर चचा था, वह हर बरस मेरे लिए मेले से सीटी खरीद कर लाता था। मुझे अजीब सी निगाहों से देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि जल्दी आना, मैं तुम्हारे लिए मेले से सीटी खरीद कर लाऊंगा और जब तक तुम नहीं आओगे अपने पास ही रखे रहूँगा। थोड़ी ही देर में आसपास की पटरियों को झिलसाती हुई रेलगाड़ी आ गई जो बार बार सीटी बजा रही थी, जैसे मेले से किसी ने इसे भी आज ही सीटी खरीद कर दी हो। रेल के एक डब्बे ने इशारे से मुझे बुलाया और मैं, न हम सफ़र है न रास्ता बता रहा है कोई, न हम सफ़र है न रास्ता बता रहा है कोई, मैं जा रहा हूँ कहीं और बुला रहा है कोई, मैं जा रहा हूँ कहीं और बुला रहा है कोई। तलबा अज़ीज़, हिस्सा दुव्वम पढ़ने के बाद उससे मुतालिक सोचिए बोलिए के तहत 5 सवालात आपके सामने पेश हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इसके जवाबात दे सकेंगे। तो सवाल नंबर 1 है, आपके घर में किसी मेहमान का इस्तकबाल किस तरह किया जाता है? कोशिश कीजिए, जवाब दीजिए। जी, जवाब सुन लीजिए। हमारे घर में हर मेहमान का इस्तकबाल खुशी खुशी किया जाता है। दूसरा सवाल है, शहर की रौनक में सब कुछ भूल जाने को मुसन्निफ़ ने हौलनाक अलमिया कहा है। आप इसका मतलब क्या समझते हैं? जवाब सुन लीजिए। इसका मतलब ये है कि वो तमाम यादें और बचपन जो गांव और गांव वालों ने दी है, इस शहर में आकर सब कुछ भूल गया। दीगर शहरों की तरह मतलबी ज़िंदगी बन गई, इसलिए ये मुसन्निफ़ के लिए हौलनाक अलमिया है। तीसरा सवाल, शहरों में तो लोग सलाम के मुंतज़िर रहते हैं, क्या आप इस बात की तायीद करते हैं या मुखालिफत? क्यों? जवाब देने की कोशिश कीजिए। जवाब सुन लीजिए तलबा। जी हाँ, शहरी लोग सलाम के मुंतज़िर रहते हैं और शहरी ज़िंदगी में अक्सर मतलब के वास्ते सलाम करते हैं। बहुत कम अफराद हैं जो ताज़ीमन सलाम करते हैं। चौथा सवाल सुन लीजिए। मुसन्निफ़ को स्टेशन का कुली क्यों अनपढ़ महसूस नहीं होता? जवाब दीजिए। जी, जवाब सुन लीजिए। मुसन्निफ़ को कुली इसलिए अनपढ़ महसूस नहीं हुआ क्योंकि वो कुली इतने लोगों को देख चुका था कि कोई अजनबी नहीं लगता और स्टेशन पर रहते रहते इतने मालूमात रखता था कि वो लोगों की सही रहनुमाई करता। 5वां सवाल देखिए तलबा अज़ीज़। गांव की बंजर ज़मीनों ने मेरा बोझ ढोने से इनकार कर दिया। इस जुमले का मतलब अपने अल्फाज में बयान कीजिए। कोशिश कीजिए जवाब देने की। जवाब ये है, इस जुमले का मतलब ये है कि अब मुसन्निफ़ के कांधों पर ज़िम्मेदारी पड़ चुकी थी, इसलिए शहर जाकर कमाना इनके लिए ज़रूरी था। तलबा अज़ीज़, हिस्सा दुव्वम के हार्ड वर्ड्स को अंडरलाइन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या स्टॉप करके आप लिख सकते हैं। तलबा अज़ीज़, अब हम मुश्किल अल्फाज या नए अल्फाज जो अब हम अंडरलाइन कर चुके थे उसकी मश्क करने जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि बग़ौर इसे देखें ताकि आप
लिखना सीख सकें, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं मुश्किल अल्फाज या नए अल्फाज। हौलनाक अलमिया, हौलनाक अलमिया। इसका मतलब देखिए तलबा अजीज़, हौलनाक अलमिया यानी भयानक, हौलनाक कहते हैं भयानक को और अलमिया कहते हैं दर्दनाक वाक़या। तो हम लिखते हैं भयानक भयानक और दर्दनाक अलमिया। या दर्दनाक वाक़या। चौखट, चौखट यानी जो दहलीज होती, चौखट। चौखट, चौखट के बाद देखिए डांट खाई यानी डांट डपट, डांट खाई। जी मेरे साथ बोलिए डांट खाई। अभी आगे बोलिए मिठाई। आमतौर पे मिठाई बच्चों को लिखने में मुश्किल होती है। मिठाई खाने में बड़ी मज़े की होती है। 25 पैसे, मेरे साथ बोलिए 25 25 पैसे। कुएं, कुआं की जमा है कुएं यानी बावली जो होती, कुएं। पाइपों, पाइप की जमा पाइपों। पाइप की जमा पाइपों। उसके बाद चौपालें, 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 चौपालें। तकरीबें मुल्तवी, तकरीब की जमा है तकरीबें। तकरीबें मुल्तवी होना यानी पोस्टपोन हो जाना। जी पहुंचने, पहुंचने, पहुंचने। इसके बाद घूंघट। तलबा अजीज़ मेरे साथ बोलिए घूंघट, और देखिए गौर से देखिए कि किस तरह से लिखना है। घूंघट। जी नगमे, नगमा की जमा है नगमे, नगमा कहते हैं गीत को, नगमे। पंघट, पंगट कहते हैं पानी लेने की जो जगह होती है। तस्वीर में आप देख चुके हैं कि पंगट की तस्वीर जहाँ से पानी लेकर लोग आया करते हैं,
पानी लेने का घाट या पानी लेने की जगह। जी, बंजर ज़मीन जिसमें अनाज नहीं होता, बंजर ज़मीन, बंजर ज़मीनों, ज़मीन की जमा है ज़मीनों। डुबडुबाई। तलबा अजीज़ बताइए इसके क्या मतलब, क्या माना है डुब डुबाई? यानी आँखों में आंसू भरना। बहनों ने डुबडुबाई हुई आँखों से देखा, इससे मुराद ये है कि आँखों में आंसू भरना। आँखों में आंसू भरना। जी, इसके बाद लिखिए तलबा अजीज़, बहनों बहनों, बहनों के बाद लिखिए पगडंडियों। पगडंडियों। स्टेशन, स्टेशन को आप इस तरह से खींच कर भी लिख सकते हैं, स्टेशन। या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं, अलीफ सीन टे, ये शीन, स्टेशन। इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से सीन को खींच कर भी लिख सकते हैं। स्टेशन। शबनम, शबनम। नहीफ वो लागर, नहीफ यानी दुबला पतला कमज़ोर के माने आते हैं, लागर के भी वही आते हैं, दुबला पतला कमज़ोर वगैरह। प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म वगैरह। तलबा अजीज़ आप भी लिखने की मशक़ कीजिए।